नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया के टॉप 7 गेमर्स से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंडियन गेमर्स के साथ ई गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर चर्चा की है। गेमर्स के साथ मुलाकात और ई गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर पर चर्चा के बाद पीएम मोदी कुछ गेम्स पर भी हाथ आजमाते हुए नजर आए। नमन माथुर उर्फ सोल मॉडल गेमिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। बता दें कि वह पबजी मोबाइल प्लेयर है। वह लगातार 4 बार ई स्पोर्ट्स अवार्ड में नामांकित होने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। मिथिलेश पाटनकर उर्फ माइथपैट टॉप इंडियन गेमर्स में शामिल हैं। वह अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए गेम स्ट्रीमिंग करते हैं। उन्हें GTA 5 मिनीक्राफ्ट जैसे गेम खेलना काफी पसंद है। पायल धरे लोगों के बीच पायल गेमिंग नाम से काफी पॉपुलर है। यूट्यूब पर पायल धरे के 36 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो इंस्टाग्राम पर उन्हें 31 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। अंशु बिष्ट इंडियन गेमर है जो ज्यादातर मिनी क्राफ्ट गेम्स पर वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब पर अंशु बिष्ट के 57 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो इंस्टाग्राम पर अंशु बिष्ट को 17 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ अनिमेश अग्रवाल को 8-बिट थग नाम से भी जाना जाता है। वह 8-बिट क्रिएटिव्स और एसेटुल ई स्पोर्ट्स के संस्थापक और सीईओ हैं। यूट्यूब हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह उनके लाखों चाहने वाले हैं। तीर्थ मेहता इंडियन गेमर हैं जिन्होंने 2018 ई स्पोर्ट्स एशियन खेलों में हार्थस्टोन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गणेश गंगाधर गेमर्स के बीच SK रोशी नाम से पॉपुलर है। यूट्यूब पर उनके 1,58,000 सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 57,000 से ज्यादा चाहने वाले हैं। वही स्पोर्ट्स एथलीट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी से मुलाकात की, ई गेमिंग को लेकर चर्चा की और साथ ही कुछ गेम्स पर भी हाथ आजमाते हुए नजर आए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद यह दूसरा मौका है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज वह ऋषिकेश के IDPL खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में एक मजबूत सरकार है। इसके तहत मजबूत मोदी सरकार आतंकवादियों को घर में घुस के मारती है। जब भी हमारे पास एक कमजोर सरकार है जिस देश का हमारा दुश्मनों ने फायदा उठाया है। वहीं दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं मिला है। आज बहुत व्यथित हूं। राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इन सरकार में काम करना असहज हो गया था, इसलिए मैं मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचार्यों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आप लोगों को तकलीफ दी गई, वो इसीलिए बुलाई गई कि मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सब कुछ समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी टेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश के मऊगंज अपने 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग अब मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत महाशक्ति बनेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बोलते हुए भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सटी ने कहा कि यदि आप भविष्य देखना चाहते हैं तो भारत आए, यदि आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आए, यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। यह बात दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राजदूत ने कही है और यह हमारे लिए छोटी बात नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने MP के मंडला में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में वोट मांगे और जनता से अपील की कि अब की बार 400 पार में अपना सहयोग दें। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनके सेवा को और मजबूत करने के लिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपना वोट बीजेपी को दें। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द देश मजबूती और विकास के नए नए आयाम को छुए।
देश की उन्नति में आप सभी का एक वोट बहुत जरूरी है। लोकसभा के चुनाव में मंडला की जनता ने भी अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजना है। दो खेमे लगे हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है और दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग हैं। मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये दोनों के बीच में आपने तय। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने जब से घोषणा की है कि वह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तब से बवाल मचा हुआ है। अब इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया आई है। दरअसल जब पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम साइंस के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के सवाल का जवाब कहां से दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बता दें कि पवन सिंह की घोषणा के बाद अब काराकाट लोकसभा सीट भी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन से माले के राजा राम सिंह मैदान में है। अब पवन सिंह भी उतरे हैं। ऐसे में इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने जनता से कहा कि आपने इस क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति देखी है। आपने गंभीर परिस्थितियों के दौरान कांग्रेस को गायब होते देखा है। जब कोविड आया तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति लोगों के बीच नहीं देखा गया। हालांकि मैं गांव में घूम रही थी। मैं जाति के आधार पर नहीं बल्कि अमेठी के एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में आपका समर्थन मांग रही हूं। आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं। मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन भी सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती है। वहीं क्वासी लखमा के बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। क्वासी लखमा की ओर से पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी दुर्भाग्यजनक है। राहुल गांधी के अपमान वाले बयान पर तंज कसते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि उन्होंने पदयात्रा की थी और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि उन्हें अमेठी छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आने वाले समय में वो वायनाड से भी भागेंगे। देखिए, इनके एक एक नेता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर जिस तरीके से टिप्पणियां की हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और क्वासी लखमा ने तो मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। कहीं ना कहीं से क्वासी लखमा की जो भाषा है वो कांग्रेस की भाषा है और कांग्रेस की भाषा आज पाकिस्तान की भाषा बनकर के रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मोदी मरेगा या मोदी को ये होगा,
उस तरीके की भाषा आज उनके नेता कह रहे हैं, कवासी लकमा कह रहे हैं, जो मोदी मरेगा की बात कह रहा है, ये पाकिस्तानियों की भाषा है, जो हमारे कहते हैं कट्टर दुश्मन है उनकी भाषा है। तो ये पाकिस्तानी की भाषा आज लकमा। वही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फितर के मौके पर हैदराबाद में लोगों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। ओवैसी ने अपनी पार्टी और पूरे हैदराबाद की तरफ से सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा ख्याल रखे और देशवासियों की उन्नति को करे। हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। अल्लाह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखे और बुरी ताकतों से लड़ने की शक्ति दे। बरकातहू। मैं अपनी जानिब से, मेरी जमात की जानिब से और ख़ास तौर से अहलियान हैदराबाद की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की रोज़ों को कबूल करे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमने इस माह मुबारक में जो हमने ज़कात निकाली, सदक़ात दिए, जो नेक आमाल करे, जो शब बेदारी की, जो तरावी की नमाजें हमने पढ़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में गुरुवार को ईद की नमाज अदा की। मुख्तार अब्बास नकवी को कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह में नमाज पढ़ते हुए देखा गया। इस दौरान दरगाह में कई नमाजी मौजूद थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। बुधवार रात चांद देखने के बाद राजधानी दिल्ली में हर्ष और उल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। बड़ी संख्या में नमाजी जामा मस्जिद पहुंचे। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। सभी नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलते और मुबारकबाद देते हुए नजर आए हैं। वहीं ईद का त्यौहार पूरे देश में खुशी के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ के ईदगाह में हजारों की संख्या में ईद की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद महली फिरंगी के नेतृत्व में नमाज अदा कराई गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ईदगाह पहुंचे और सभी को मुबारकबाद भी दी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मंच पर मौजूद रहे और सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद की दिली मुबारकबाद। यही मोहब्बत का त्यौहार है, यही भाईचारे का त्यौहार है, यही एक दूसरे को गले लगा के तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का त्यौहार है। हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं पूरे अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज पूरे मुल्क में ईद की नमाज पढ़ी गई और हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की, मुल्क में भाईचारे की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। जी सर। ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुल्क के लिए अपनी दुआओं में डेवलपमेंट के नाम पर करें और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए दुआ करें। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं। वहीं ईद के मौके पर आज ब्रजभूषण शरण सिंह अपने संसदीय क्षेत्र कैसरगंज के परसदा बाजार में पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम भाइयों बहनों से भेंट कर उन्हें ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि गोंडा या कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह ही बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं।
आज दंतेवाड़ा में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के सदर हाजी मोहम्मद कासिम ने बताया कि 1 महीने का रोजा रखने के बाद ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। हाजी मोहम्मद कासिम ने बताया कि दंतेवाड़ा पुलिस प्रशासन हमेशा हर त्योहार में हर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं। वही दंतेवाड़ा वासियों का हमेशा सहयोग एक दूसरे के प्रति बना रहता है। एकता भाईचारा की मिसाल देते हुए हाजी मोहम्मद कासिम ने बताया कि एक तरफ आज रामनवमी का मौका है, वहीं हमारा ईद का भी त्योहार है, तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ईद और रामनवमी की तमाम देशवासियों को, जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद दी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव राजकुमार तामो और संजय विश्वकर्मा, मनीष भट्टाचार्य ने भी मुस्लिम समाज के सदर और लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं बड़वानी में माता की बाड़ी का पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। गुरुवार को बाड़ी बोने आने वाले स्थान पर पूजन कर हजारों श्रद्धालु माता के रथों के सहारे ज्वारे अपने घर लेकर आए। वहीं प्रांगण में माताओं के रमने का दौर चलता रहा। श्रद्धालुओं ने इनसे आशीर्वाद लिया, माता के गीत भी गाए। निमाड़ के प्रसिद्ध गणगौर पर्व की पूरे जिले में धूम है। आगामी 2-3 दिन घर घर माता के गीत गूंजेंगे। इसके बाद माता को विदाई दी जाएगी। एमपी के भगवानपुरा में गणगौर माता की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में महिलाएं सज धज कर पूजा की थाल लिए गणगौर माता की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची। बता दें कि शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए मां गणगौर का व्रत रखती है, जबकि अविवाहित कन्या अच्छे वर की कामना को लेकर व्रत रखती है। इस दिन विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। वहीं खंडवा में शराब दुकान के पास एक कबाड़े में भीषण आग लग गई। आग लगने से कबाड़े का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। बता दें कि फायर ब्रिगेड आग को बुझाने में जुटी हुई है। वहीं भोजपुर के आरा छपरा हाईवे पर बालू से लदे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक महिला और 7 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर अधिकारियों के आने की मांग की। साथ ही 2 घंटे सड़क जाम के बाद मौके पर एसएसपी परिचय कुमार पहुंचे और लोगों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खत्म हुआ। एक एक्सीडेंट हो गया है ट्रक से एक मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल पे 4 व्यक्ति जा रहे थे। धनंजय महतो, उनकी पत्नी तेतरी देवी और उनके 2 बच्चे। एक का नाम चंदन जो करीब 2.5 साल का है और एक करण जो लगभग 1 साल के थे। ये बेसिकली पुनपुन पटना जिला के रहने वाले थे। तो इस एक्सीडेंट में जो महिला है तेतरी देवी और उनका 1 साल का जो बेटा है, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। अग्रिम कार्रवाई के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और घायलों को भी इलाज के लिए। वहीं मैनपुरी में नहर में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए, जिसमें से 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं तीसरे दोस्त को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पूरा मामला मैनपुरी जिले के दनहार क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भदोही से प्रत्याशी की घोषणा की गई है। बीजेपी ने यहां से वर्तमान सांसद रमेश चंद्र विंद का टिकट काटकर विनोद कुमार विंद को चुनावी मैदान में उतारा है। विनोद कुमार विंद वर्तमान में मिर्जापुर जिले की मंझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं। वह पेशे से डॉक्टर हैं और चंदौली जिले में उनका अस्पताल है और अब बीजेपी ने उन्हें भदोही से चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले बीजेपी ने संत कबीर नगर सीट से प्रवीण निषाद को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने की घोषणा की थी। वहीं यूपी के लखनऊ में नशीले इंजेक्शन की ओवरडोज से 18 साल की युवती की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने उसके दोस्त विवेक मौर्य पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि विवेक स्मैक डीलर है जो मुस्कान पर स्मैक बेचने का दवा बना रहा था। पुलिस ने आरोपी विवेक को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने मुस्कान को नशीले इंजेक्शन देने की बात कबूली। उसने बताया कि मुस्कान को मैं घर बुलाता था, उसने स्मैक में दवा मिलाकर इंजेक्शन खुद को और मुस्कान को लगाया था, जिससे उसकी मौत हो गई है।
तो नशे की ओवरडोज से लड़की की मौत हुई है। आपको बता दें कि दोस्त ने ही नशे का इंजेक्शन अपने दोस्त को लगाया था और जिसके बाद उसकी मौत हुई है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला स्मैक के कालाबाजारी से जुड़ी हुई है, जहां परिजनों का कहना है कि विवेक स्मैक डीलर है जो मुस्कान पर स्मैक बेचने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपी विवेक को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें विवेक ने मुस्कान को नशीले इंजेक्शन देने की बात भी कबूली है। उसने बताया कि मुस्कान ने उसे फोन कर बुलाया था, उसने स्मैक में ही दवा मिलाकर इंजेक्शन खुद को और मुस्कान को लगाया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। तो परिजनों ने युवक पर आरोप लगाया है। साथ ही उसने कहा कि विवेक नाम का युवक जो है वो स्मैक डीलर है। वहीं झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हॉस्टल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक प्रोफेसर और एक छात्र आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रोफेसर और छात्र के बीच झगड़ा शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी गार्ड छात्र की पिटाई शुरू कर देते हैं। वीडियो सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा है कि यह छात्र नशे का आदी है और जूनियर स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार करता है। उसे विश्वविद्यालय के हॉस्टल से निष्कासित करने के दौरान का यह वीडियो है। तो विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक के लड़ने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रशासन का कहना है कि यह छात्र नशे का आदी है और साथ ही उन्होंने कहा कि जूनियर स्टूडेंट के साथ हमेशा दुर्व्यवहार और मारपीट करना इसकी आदत है। इसको लेकर यह वीडियो जो वायरल हुआ है यह उसके निष्कासन के समय का है। वीडियो सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का सफाई निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा यह छात्र नशे का आदी है, जूनियर स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करता है। उसे विश्वविद्यालय के हॉस्टल से निष्कासित करने के दौरान का वीडियो है। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड भी स्टूडेंट को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक छात्र का है। एक्चुअली में ये छात्र रोहित देसवाल हरियाणा का रहने वाला है और इसने पहली रात में हॉस्टल के ही 2 जूनियर छात्रों को अपने रूम में बुला के उनको 10:30 बजे से लगभग रात के 3:30 बजे तक बंधक बनाए रखा, जिसकी सूचना पाकर जो वार्डन है वहाँ के डॉक्टर बिरजेंद्र शुक्ला जी वो तुरंत पहुँचे वहाँ पे और उन्होंने छात्रों को छुड़ाया था। इस घटना को बड़ा सीरियस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया और कुणाल शासक मंडल की जो बैठक हुई है। वही खबर झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र से है, जहां बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में काम कर रही एक महिला के साथ रात के समय में युवक ने छेड़खानी की। इस दौरान महिला के पति और अन्य लोगों ने मौके पर पकड़कर उसकी मारपीट की और विश्वविद्यालय में तैनात सुरक्षा गार्ड को सौंप दिया। लेकिन सुबह के समय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा हाथ खींचा इसने, मैंने अपने पति को बताया कि मेरा हाथ खींच रहा है कोई, उन्होंने देखा तो उन्होंने पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया। फिर हमारे सारे आदमी उठ गए तो सबने मारा सर। फिर मारने के बावजूद हमने फिर गार्ड वालों को बताया 3 बजे कि ये आया है हमारे पास, उन्होंने बोला यहीं बंद कर रखो उसको, तो हमने डाल दिया बांध के। मेरा नाम रागनी चौधरी है सर। मैं तो अपनी झुग्गी में पड़ी हुई थी, मेरी छोटी वाली बहन यहाँ पड़ी थी, तो बता तो रही है कि हाथ खींचा है, तो छोटे वाले दमाद ने 2-4 मार दिए, तो 2-4 मेरे पति ने भी मारे, सभी ने मारे मिलके। जब हम लोग उठे तो फिर हम लोगों ने कहा कि छोड़ दो, तो वहां तक छोड़ने गए तो गार्ड वाले बोले नहीं छोड़ना, इसको बांध के रखो, और उस शराब में वो धोता था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।